गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। आइए देखते हैं, ये टॉपिक है आपका दीर्घकालीन भूख, है ना। दीर्घकालीन भूख अर्थात इसे हम अदृश्य भूख भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि लंबे समय तक लोग जो है इस भूख का एक कुपोषण, एक शिकार बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए, हालांकि वो खाते हैं लेकिन अपनी आवश्यक जितनी इस खाने के लिए आवश्यक जो पौष्टिक आहार है वो नहीं खा पाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें चित्र 20.3 का तस्वीर को देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये सभी लोग स्वस्थ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोग भी कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से तो लगभग सामान्य दिखते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कमजोर रहते हैं। वास्तव में ये अदृश्य भूख के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग भोजन नहीं करते, अपितु अपनी अल्प आय अर्थात बहुत कम इनकम वाले हैं और गरीबी के कारण देख रहे हैं ना, ये हर रोज पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाते। अपर्याप्त भोजन लेने की स्थिति यदि लंबे समय तक चलती है तो दीर्घकालीन भूख की स्थिति बन जाती है, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह स्थिति पोषण सर्वेक्षण से समझ में आती है, जिसके बारे में आप इस अध्याय में आगे जानेंगे। ठीक है, तो आपको इस फोटो को देखने से पता चलता होगा कि खाना पीना खाते हैं लेकिन बिल्कुल पौष्टिक आहार न मिलने के कारण इनकी चेहरे पर बिल्कुल खिलखिलाता हुआ मुस्कुराहट है ना। ये ऐसा लगता है कि सूखे सूखे हमेशा खान पान हो रहा है, जो कि समस्याएं इनके पास लंबी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस पर काम होगा और ये भी ठीक हो जाएगा, है ना। ये नहीं है कि लगातार अगर ये स्थिति बना रहा तो कभी सुधार नहीं होगा। बस सुधारने की इच्छा, लोगों को कार्य करने की क्षमता में जैसे जैसे विकास होगा, सरकार इस पर अपना एक्शन लेगा तो अवश्य ही सुधार हो सकता है। बट पब्लिकों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए आगे। क्या है खाद्य सुरक्षा? आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या है खाद्य सुरक्षा? देखिए, उपयुक्त दी गई तीनों घटनाएं भूख से पीड़ित लोगों की व्यथा व्यक्त कर रही है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इसी संदर्भ पर आधारित है। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु व जल की आवश्यकता है या आवश्यकता होती है, उतनी ही उसे भोजन की भी आवश्यकता है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। ठीक है,
ये कौन कौन से आयाम हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। वो आयाम हैं, पहला आयाम है भारत में खाद्य पदार्थ की उपलब्धता। दूसरा आयाम है सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थ की पहुंच आप तक जैसे पहुंचती है। बाजार में क्रय शक्ति, ठीक है। ये तीन, पहली चीज भारत में खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थ की पहुंच लोगों तक बिल्कुल सुगम हो, बाजार और क्रय शक्ति, बाजार में पब्लिकों का क्रय शक्ति अच्छा हो। क्रय शक्ति अच्छा कब होगा? जब उसके पास पैसे होंगे, पर्याप्त पैसे होंगे, तभी हो पाएगा ना। ये है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। और आगे है आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाए गए, जिसे खाद्य का अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। रियायती मूल्य कहने का मतलब है उचित मूल्य पर, कम दामों पर उसे खाद्य पदार्थ अर्थात खाने पीने का जो वस्तु है उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे आइए। हम कुछ कानून के बारे में पढ़ते हैं, और वो कानून क्या है आइए जानते हैं। वो कानून है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि यह राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा अनुसांगिक विषयों हेतु अधिनियम है। ऐसा कानून बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा होगा, है ना। अक्षय आहार मतलब उसको क्षय होने वाला आहार नहीं, अक्षय आहार की आवश्यकता है, सुनिश्चित करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप कहिए 2012 में। ठीक है, अगर पूरे देश में कब हुआ तो 2013 में। ठीक है बच्चों, आइए आगे जानते हैं। आपका आगे है ये भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। देखते हैं भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कैसे हो सकती है। देखें, खाद्यान्नों के पर्याप्त उपलब्धता से ही खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। खाद्यान्नों की उपलब्धता का संबंध सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज आदि से है। विगत 5 वर्ष यानी 5 दशकों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयासों के फलस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। आजादी के समय से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 4 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इससे हम
अग्रांकित सारणी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ सारणी दिया हुआ है, आइए इस सारणी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है इसमें बोल रहा है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उसकी उपलब्धता। भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उसकी उपलब्धता। ठीक है, ये आपका एक में वो वर्ष दिया हुआ है, जनसंख्या मिलियन में दिया हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में है, कुल आयात निर्यात मिलियन टन में है, कुल उपलब्ध खाद्यान्न मिलियन टन में है। ठीक है, देखिए वर्ष 1951 में है ना 363.2 मिलियन जनसंख्या थी। उत्पादन टन में आप देख रहे हैं कि 48.1 टन। कुल आयात निर्यात मिलियन टन में 4.8। कुल उपलब्धता खाद्यान्न मिलियन टन 52.9 हुआ। ठीक इसी तरह से आप 2011 की आंकड़ा को देखें तो जनसंख्या 120 यानी 1201.9 मिलियन। ठीक है, उत्पादन 213.9 मिलियन, माइनस में जा रहा है ना, और 211 मिलियन टन उपलब्धता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुरूप जो है उत्पादन कम है। ठीक है, नोट में देखिए, यदि किसी वर्ष आयात निर्यात से अधिक है, यदि किसी वर्ष आयात निर्यात से अधिक है तो इससे हमारा कुल स्टॉक बढ़ जाता है। इसे प्लस चिन्ह से दिखाया गया है। इस प्रकार यदि निर्यात आयात से अधिक है तो हमारा कुल स्टॉक कम हो जाता है, इसे माइनस से दर्शाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आयात निर्यात से अधिक है तो प्लस, मतलब कहने का मतलब यह है कि निर्यात से अधिक आयात है। कहने का मतलब यह है कि हम भारत के लोग निर्यात 10 रुपये कर रहे हैं, आयात 20 रुपये कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितने रुपये आपके स्टॉक में बढ़ गया, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 510 था तो 10 का आप निर्यात कर रहे थे, लेकिन आप आयात 20 का कर रहे हैं तो आपके पास कितना हो जा रहा है, 520 हो जा रहा है ना, ऐसा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार यदि निर्यात आयात से अधिक है, कहने का मतलब 10 रुपया का हम आयात करते हैं और 20 रुपये का निर्यात करते हैं, ऐसा स्थिति। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूँ, आइए देखते हैं। ये है, उपयुक्त आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि आज़ादी के समय हमारा देश गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा था। उस समय खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशों से 4.8 मिलियन टन अनाज क्या करना पड़ा था, आयात करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है आपका भोजन के लिए अनाज, खाद्य तेल, अनाज, दालें, मोटे अनाज में ज्वार बाजरा रागी मक्का अन्य, पतले अनाज में चावल और गेहूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पे जो फसल हैं उस फसल के बारे में बताया गया। मोटे अनाजों में ज्वार बाजरा रागी मक्का कोदो आदि अनाज सम्मिलित हैं। बहुत लोग मोटे अनाजों को हीन दृष्टि से देखते हैं, वे समझते हैं कि ये खुरदुरे अनाज हैं और गरीबों का आहार है। वास्तव में पोषक तत्व से परिपूर्ण होते हैं। देश में शुष्क भागों में रहने वाले लोगों का यह प्रमुख आहार है।
मोटे अनाज, ठीक है। भरपूर पौष्टिक आहार हैं, उसे जो है आप हीन दृष्टि से जो देख रहे हैं वो आपका दृष्टिहीन है। आप उसे निम्न भावों से देख रहे हैं, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि पतले अनाजों में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें पोषक तत्व नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व आपको पतले अनाजों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे जानते हैं। आयात करना पड़ा, है ना। बाद में यानी बाद के कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई। फिर भी खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ खाद्यान्न आयात करना ही पड़ा। 70 के दशक के बाद फिर अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी और खाद्यान्नों के आयात में कमी होने लगी। आज़ादी के समय सभी अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की कमी थी। योजनाओं के फलस्वरूप सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु चावल एवं गेहूं में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हुई तथा मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई, जबकि ये अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। आगे बात करें तो आपको पता चलेगा कि पौष्टिकता से वृद्धि तो है, बट इसका उत्पादन क्षमता कम होता चला जा रहा है। ताकि क्रमांक 20.1 के आंकड़ों में विश्लेषण से पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। उपलब्धता को समझने के लिए केवल उत्पादन को देखना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को जानना होगा। प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमें आत्मनिर्भरता का संकेत देता है तथा सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता की गणना करने के लिए खाद्यान्नों के कुल उत्पादकता को कुल जनसंख्या से भाग देकर वार्षिक उपलब्धता ज्ञात करते हैं तथा उसमें 365 दिन यानी 1 वर्ष का भाग देने से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पता चलता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का खाद्यान्न की उपलब्धता कैसे होती है। आइए देखते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य उपलब्धता। आप देखते हैं वर्ष दिया हुआ है, प्रतिदिन यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता ग्राम में है यहाँ पे, है ना। 1951 की हम बात करें तो उस समय प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 399 ग्राम, अर्थात हम कह सकते हैं कि 400 ग्राम जो है अनाज मिल पाता था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो पता चलता है कि ये 2011 में 481 हो गया है। कितना पर्याप्तता धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लोगों को आवश्यकता के अनुरूप इसमें वृद्धि भी हो रही है। आइए आगे जानते हैं। उपयुक्त आंकड़े तालिका 20.1 पर आधारित है। तालिका से पता चलता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता की मात्रा थोड़ी बढ़ी है, परंतु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है। हमें केवल अनाजों के सेवन से ही पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, अपितु हम फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि से भी अपने खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
इन पदार्थों का सेवन संतुलित आहार की दृष्टि से एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, आगे आइए। आगे देखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलता है, किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पता चल सके कि क्या हमारी ये बढ़ती जनसंख्या के आधार पर हमारा खाद्यान्न में भी वृद्धि हो रहा है या नहीं, कि लोगों की आवश्यक खाने पीने की वस्तु कमी तो नहीं हो रही है। अगर कमी हो रही है तो हम इसको जो है तभी जान सकते हैं जब पता लगाएंगे। ठीक है, इस पर सुधार करने के लिए हमें इसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ, है ना, और एक क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से हल करके सेंड करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? इसके कौन कौन से आयाम हैं? इस 3 आयामों को बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये 3 आयाम है, 3 आयामों को आप लिखिए। ठीक है, अवश्य जो है ये आंसर आपका अच्छा होगा। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थ की पहुंच देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थ की उपलब्धता के साथ साथ सभी लोगों के बीच इनकी पहुंच सुनिश्चित करना दूसरा प्रमुख आयाम है। देश के कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ खाद्यान्नों का उत्पादन तो कर लेते हैं, परंतु अधिकांश लोग बाजार की खरीदी तथा सार्वजनिक आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। भूमिहीन तथा शहरी लोग पूर्णतः बाजार पर निर्भर रहते हैं। बहुत से व्यक्ति गरीब तथा बेरोजगार भी हैं। इनकी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाकर खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के उद्देश्य को पुनः अवलोकन करें। आइए अब हम सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं? अवलोकन करने से पता चलता है ये योजनाएं कौन कौन से हैं। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम है ना, आदि पर चर्चा करें। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा ICDS से क्या तात्पर्य है, आप बताइए। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है यह। ठीक है, क्योंकि बच्चों को विकास के लिए ICDS की कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं PDS के बारे में। क्या होता है PDS? ठीक है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली हिंदी में कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत देश के अधिकांश जरूरतमंदों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल अधिकांश जरूरतमंद को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं, शक्कर, चना, नमक तथा मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी वस्तुएं पात्र परिवारों को जो इस योग्य हैं उसे ही राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक माह
निर्धारित मात्रा में प्रदान की जाती है। आज हमारे देश में लगभग सभी गांव एवं शहरों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में इन दुकानों की संख्या देश में 4.63 लाख से भी अधिक है, जबकि अकेले छत्तीसगढ़ में ऐसी दुकानों की संख्या अक्टूबर 2014 की स्थिति में 11,088 थी। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि पीडीएस प्रणाली कहाँ हमारे गांव में संचालित होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पता ही नहीं चलता है, लेकिन देखिए, आप जानते हैं वो कहाँ है। कोटा जानते हैं आप, सोसाइटी जानते हैं, वही सोसाइटी तो है जो सरकार का पीडीएस प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। वही तो आपको चावल देता है, गेहूं देता है, शक्कर देता है, चना देता है, नमक देता है, मिट्टी का तेल भी 2 लीटर देता है। ये कहाँ का है? ये सोसाइटी की व्यवस्था है। इसी को हम पीडीएस प्रणाली कहते हैं, है ना। उचित मूल्य पर वहीं तो मिलता है। 35 रुपये लेके जाइए, 35 किलो चावल लेके आइए। ये सिस्टम है। हमारा सरकार का मार्केट है, सरकार का दुकान है, उसे हम सरकार का क्या कहते हैं? दुकान कहते हैं। पीडीएस प्रणाली अर्थात सरकार का दुकान कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे जानते हैं क्या है ना। ठीक है, देखिए, इन दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और धान, चावल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाजों को बड़े बड़े भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडार पीडीएस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाजों का संग्रहण एवं अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी करता है। वह है बफर स्टॉक। ठीक है, क्या स्टॉक? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के अंतर्गत देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार किया जाता है, जिससे कि खराब मौसम या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को बफर स्टॉक के माध्यम से दूर किया जा सके। क्वेश्चन ये बनता है, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बफर स्टॉक से क्या तात्पर्य है? एक क्वेश्चन और बनता है, पीडीएस प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ये 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे जरूर लिख करके भेजेंगे, उसे याद भी कर लेंगे। अब आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो है सरकार अनाज को खरीदती है, चावल खरीदती है, धान खरीदती है और अपने पीडीएस प्रणाली को बनाए रखती है। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरप्लस। कहने का मतलब जहां उत्पादन ज़्यादा होगा वहां से धान अपने न्यूनतम मूल्य पर, यानी धान को अपना एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार क्या करती है? खरीदती है और अपने स्टॉक में रखती है। जैसे सरकार अभी हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 25 रुपया किलो चावल, अरे सॉरी, धान खरीदता है ना। 25 रुपये केजी अगर धान खरीदता है तो अब स्टॉक के लिए बेचता है ना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर केंद्र सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 18 रुपये है। कितने रुपए है? 18 रुपये केजी धान खरीदेगा, वो सरकार धान खरीदेगा, सरकार का मूल्य निर्धारण किया गया है। 18 रुपये केजी धान खरीदेगा और वो जो है पीडीएस प्रणाली अर्थात अपने स्टॉक में रखेगा। उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, ताकि वो अपने पीडीएस प्रणाली को संचालित करने में दिक्कत ना हो। पीडीएस प्रणाली के माध्यम से आप जानते हैं ना, चावल बांटा जाता है, गेहूं बांटा जाता है। ठीक उसी प्रकार उसमें कार्य करने के लिए तो सरकार जो है अपने भंडार में रखता है, ताकि कभी यदि अकाल पड़ जाता है तो उस अकाल में
उस अनाज को निकाल करके लोगों में वितरण करवाएगा पीडीएस प्रणाली के माध्यम से। और जो कमज़ोर लोग हैं उसको तो हर माह दे ही रहा है, ठीक है, पीडीएस प्रणाली के माध्यम से। हमने कुछ विद्यालयों के बच्चों से उनके घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली। इसमें यह पूछा गया कि उनके घरों में खाने हेतु अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री कहाँ कहाँ से खरीदी जाती है, और यह भी जाना कि क्या पीडीएस से मिलने वाला खाद्यान्न महीने भर के लिए पूरा हो पाता है या नहीं। उदाहरण के लिए 2 बच्चों ने बताया उनके घरों में अनाज उचित मूल्य की राशन दुकान, कोटा तथा बाजार से खरीदा जाता है। बच्चों के द्वारा दी गई जानकारी अगले पृष्ठ में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब यहीं तक रखें, या आप इसको जान सकते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, बस मैं इसको हल्का सा बता देता हूँ। 2 बच्चों की जानकारी है ना, एक है साधना और दूसरा है संत कुमारी, ठीक है। इन्होंने बताया कि अनाज का नाम है चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, चना मिलता है, शक्कर मिलता है, तेल मिलता है, दाल मिलता है, नमक मिलता है। 28 किलो चावल 20, है ना, बाज़ार से यहाँ 28 किलो चावल मिलता है, ठीक है, और बाज़ार से 20 रुपये यानी 20 केजी और ख़रीदते हैं। और गेहूँ 0 किलो 2 केजी खरीदते हैं। चना 0 केजी 2 किलो बाहर से खरीदते हैं बाज़ार से। तेल 1 किलो बाहर से नहीं खरीदते हैं। दाल इसी प्रकार दाल भी ये लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो दाल कितने खरीदते हैं, दाल 2 केजी खरीदते हैं, है ना, 3 केजी दाल खरीदते हैं। और नमक 2 केजी मिल जाता है, 1 केजी भी नहीं खरीदते हैं। अगला बच्चा क्या बता रहा है इसको जानते हैं, ठीक है। अगला बच्चा बता रहा है कि चावल 35 केजी मिलता है, 30 केजी खरीदना पड़ता है। 7 परिवार हैं टोटल, ये लोग 4 परिवार हैं। और गेहूँ नहीं खरीदने पड़ते हैं, ये लोग भात ही खाते हैं सिर्फ। चना नहीं खरीदने पड़ते हैं। शक्कर 1 केजी मिल जाता है। तेल 2 लीटर खरीद लेते हैं, काम चल जाता है। दाल 3 केजी खरीद लेते हैं, इतना में ही काम चल जाता है। नमक 2 केजी खरीद लेते हैं, बस नमक 2 केजी सरकार दे देती है, इतने में ही काम चल जाता है। तो ठीक इस प्रकार का जो है ये आपका रहा। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे ICDS, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले दिन हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।